रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है बाय स्टेइंग हिज कन्विक्शन इन द डिफेमेशन केस जो कि लिंक था मोदी सरनेम से। और अब इस स्टे की वजह से रिवाइव हो गया है उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो गुजरात के ट्रायल जज थे उन्होंने कोई भी प्रॉपर या स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया था कि क्यों राहुल गांधी को डिफेमेशन के अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलता है फॉर 2 years वो मिल रहा है। और सेकेंड रीज़न सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ना सिर्फ राहुल गांधी को बल्कि उनके जो इलेक्टोरेट्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में उस पर भी इफेक्ट डालती है। इसीलिए अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट देखें तो इट्स बेटर कि उनका ये जो कन्विक्शन है उस पर स्टे लगा दिया जाए। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कॉशन किया है कि जब भी वो इस तरीके के रिमार्क्स देते हैं ही शुड बी केयरफुल, तो उन्हें इस कॉशन के साथ उनके कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया गया है। सो आज की हमारे वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी के केस की, वो कौन सा लॉ है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है और क्यों अब इस रिवाइवल के बावजूद भी राहुल गांधी को पीएम की रेस से दूर ही रहना चाहिए। अगर हम बात करें केस की तो ये पूरा इशू स्टार्ट हुआ था 2019 के अंदर जब राहुल गांधी कैंपेन कर रहे थे फॉर द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2019। उस टाइम राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग दी सरनेम मोदी और इसी रिमार्क से नाराज होकर गुजरात मिनिस्टर पुर्णेश मोदी ने एक कंप्लेंट फाइल की थी अगेंस्ट गांधी इन सूरत अंडर सेक्शंस 499 एंड 500 ऑफ द IPC, जिसमें अलेज किया गया था कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो डिफेमेटरी हैं टुवर्ड्स द एंटायर मोदी कम्युनिटी। और उसके बाद सूरत कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो राहुल गांधी हैं ही इज गिल्टी ऑफ डिफेमेशन और उन्हें सजा दी 2 साल का इम्प्रिजनमेंट। लेकिन ये जो सेंटेंस था इट रिमेन्ड सस्पेंडेड फॉर 30 days, जिससे राहुल गांधी को टाइम मिल गया ताकि वो अवेल कर सके लीगल रेमेडीज चैलेंजिंग दिस कन्विक्शन। और यही रूलिंग वो कारण है जिसकी वजह से राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी वो MP नहीं रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं उस लॉ की जो कि गवर्न करता है विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs। सो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है उसका जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 है उसके अकॉर्डिंग कोई भी MP या फिर MLA अगर वो कन्विक्ट हो जाता है किसी भी ऑफेंस के लिए और उसे सज़ा मिलती है अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर, तो उस केस के अंदर ये जो MP या फिर MLA है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्विक्शन और ये डिस्क्वालीफाइड ही रहेगा फॉर द नेक्स्ट 6 years। लेकिन 2013 से पहले हमारे पास था सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो कि अलाउ करता था कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तब तक जो है चालू नहीं होगी जब तक जिस दिन से ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इफेक्ट में आई है उस दिन से या तो 3 months पास हो जाए या फिर कोई भी अगर अपील या फिर रिवीजन जो है अगेंस्ट दिस कन्विक्शन और दी सेंटेंस वो फाइल की गई है उन 3 महीने के अंदर अंदर, तो जब तक ये अपील और रिवीजन डिस्पोज नहीं हो जाती तब तक ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इफेक्ट के अंदर नहीं आएगा। लेकिन फिर 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसके अंदर ये जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 था इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया और कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोहिबिट करता है पार्लियामेंट को फ्रॉम डिफरिंग द डेट फ्रॉम विच द डिस्क्वालिफिकेशन वुड कम इनटू इफेक्ट, और इसीलिए पार्लियामेंट के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो ऐसे प्रोविजंस को इनेक्ट करें। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर क्लैरिफाई किया था 2018 के अंदर इन द केस ऑफ लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर ये स्टेट किया गया था कि अगर जो अपीलेट कोर्ट है वो स्टे लगा दे ऑन द कन्विक्शन और द सेंटेंस तो उस केस में ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है इट वुड नो लॉन्गर बी वैलिड। और क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया है तो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो अब वैलिड नहीं रहा है एंड ही इज़ बैक एज एन MP। दो राहुल गांधी अभी इस जजमेंट से बहुत खुश हैं कि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी एक मेजर सवाल है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई, वेरी गुड, 2024 के अंदर जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उनमें वो कंटेस्ट कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें इस PM की रेस के अंदर पार्ट लेना चाहिए? इस क्वेश्चन का रीज़न ये है कि अगर वो वापस से सेंटर स्टेज ले लेते हैं तो वो लूज़ कर देंगे उस विक्टिम कार्ड को जो कि वो अभी तक एंजॉय कर रहे थे ओवर द डिफेमेशन केस विच वॉज मेकिंग BJP अनकंफर्टेबल। और सेकेंड रीज़न ये है कि अगर वो वापस से सेंटर स्टेज ले लेते हैं तो शायद वो अफेक्ट कर सकती है स्ट्रेंथ एंड यूनिटी ऑफ द ऑपोजिशन अलायंस इंडिया विच इज़ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, क्योंकि इस अलायंस के अंदर जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो काफ़ी एप्रीहेंसिव हैं कि अगर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाएगा
एज द फेस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एंटी बीजेपी अलायंस, तो उससे क्या होगा, वो काफ़ी सारा कंपैरिजन जो है इनवाइट कर रहे हैं विद पीएम मोदी। और राहुल गांधी की जो लीडरशिप स्किल्स और पब्लिक पोजीशन है वो हमेशा से ही एक कंसर्न का इशू रही है। दो अभी तक जो टॉप लीडर्स हैं ऑफ एटलीस्ट 4 पार्टीज, दे हैव एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशंस अबाउट प्रोजेक्टिंग राहुल गांधी एज द फेस ऑफ द अपोजिशन और इवन गिविंग एनी सच इम्प्रेशन। इससे पहले भी पास्ट में कई बार देखा गया है दैट लीडर्स लाइक शरद पवार, ममता बनर्जी एंड अखिलेश यादव, दे हैव टेकन पॉट शॉट्स एट राहुल गांधी ओवर हिज लीडरशिप स्किल्स। इनफैक्ट 2020 के अंदर शरद पवार ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि राहुल गांधी की जो लीडरशिप स्किल है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ही लैक्स कंसिस्टेंसी। और सिर्फ शरद पवार ही नहीं बल्कि दिसंबर 2021 के अंदर वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने एक इंटरैक्शन के दौरान विद दी सिविल सोसाइटी इन मुंबई उन्होंने मॉक किया था कि किस तरीके से जो राहुल गांधी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो सही नहीं है। दो उन्होंने राहुल गांधी का नाम स्पेसिफिकली नहीं लिया था, बट उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी जो पॉलिटिशियन है वो कुछ भी नहीं करता है और ज़्यादातर बाहर रहता है, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर रहता है, तो वो कैसे पॉलिटिक्स कर पाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर राहुल गांधी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उस पर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली ये जो पूरा अलायंस बना है, इंडिया का अलायंस बना है, उसके अंदर अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये पूरा अलायंस राहुल गांधी को पोर्ट्रे करेगा एज दी एंटी बीजेपी कैंडिडेट या फिर वो किसी और इंसान को चुनेंगे। क्योंकि अगर वापस से राहुल गांधी आएंगे तो शायद इस पूरे अलायंस की जो यूनिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। सो लेट्स सी कि अब ये जो इंडिया अलायंस है वो क्या करता है। दिस इज़ द एक्चुअल टेस्ट ऑफ देयर यूनिटी, क्योंकि अब ये जो कन्विक्शन है वो स्टे लग दिया है, राहुल गांधी वापस से रिवाइव हो गए हैं एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। तो क्या अब इसके बाद भी राहुल गांधी को जो है चुना जाएगा एज द फेस ऑफ द एंटी बीजेपी पीएम कैंडिडेट, या फिर ये जो अलायंस है वो किसी और नए इंसान को चुनती है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं डिफेमेशन लॉ की, कि ये जो लॉ है वो किससे डील करता है, क्या कहता है और कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होने चाहिए टू गेट पनिश अंडर दिस लॉ। ये जो डिफेमेशन लॉ है इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन जो है वो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है, या तो बोल कर, पढ़ कर, विजिबली रिप्रेजेंट कर कर या फिर पब्लिश कर कर, जो कि उसका इंटेंशन है कि वो सामने वाले की जो रेपुटेशन है वो नोइंगली हार्म कर रहा है, या फिर उसके पास रीज़न है टू बिलीव कि जो भी वो एक्शन कर रहा है, जो भी वो शब्द बोल रहा है, पढ़ रहा है या विजिबली रिप्रेजेंट कर रहा है वो हार्म करेगा दूसरे इंसान की रेपुटेशन को, देन इन सच केस इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिफेमेटरी एक्ट। डिफेमेशन जो है वो 2 कैटेगरीज का होता है, विच इज़ लिबल एंड स्लैंडर। लिबल रेफर्स टू द रिटन डिफेमेशन एंड स्लैंडर रेफर्स टू द स्पोकन फॉर्म। और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ये जो डिफेमेशन है ये एक नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है, एंड डिफेमेशन इज बोथ अ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस। तो अगर जो सिविल डिफेमेशन होता है इट इज़ पनिशेबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और क्रिमिनल ऑफेंस के केस में इट इज़ पनिशेबल अंडर द इंडियन पिनल कोड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राहुल गांधी's defamation case. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.